हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइव। तो मैंने आपको जैसे बोला था, जैसे ही आपका सिलेबस कवर होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो आज मैं 2 क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो आपके 2026 फेब में हुए थे, 7 और 8 फरवरी में। 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ये जो पेपर है ये 8 फरवरी का पेपर है, 7 फरवरी का मैंने फ़ोन में डाउनलोड किया है, तो मैं वहाँ से आपको कराऊँगी। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। हमने साइंस सेक्शन कंप्लीट किया तो हम साइंस के ही 30 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है। आपको 4 टेस्ट ट्यूब्स दी गई है, ABCD विद डिफरेंट लिक्विड्स आर टेकन। हर एक में अलग अलग लिक्विड है। टेस्ट ट्यूब ए में ग्लूकोज का सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब बी में टर्मरिक का सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब सी में डिटर्जेंट का सोल्यूशन है और टेस्ट ट्यूब डी में प्योर वाटर है। अब आपको बताना है कि जब आप ये चीज़ें उनमें पुट करते हो तो क्या रिएक्शन होता है। एक तो आपको पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में, एक आपको पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल पैथिलीन सोल्यूशन टू इस टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एसिड में क्या होता है आपका, एसिड में आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज होता है। बेस में क्या होता है, आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज करता है। बट न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या होता है कि आपका लिटमस पेपर कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये आ गया। अब जो फिनोल पैथिलीन जब हम डालते हैं, अगर हम एसिड में डाल रहे हैं, फिनोल पैथिलीन जब हम एसिड में डाल रहे हैं या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस में डाल रहे हैं तो वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। बट अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो वो पिंक कलर देगा, ठीक है। इतना कंफर्म है। अब देखते हैं अब क्या होगा। मैंने क्या बोला कि अगर हम बेस में डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है। अब डी में क्या है, प्योर वाटर है। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, हमें टर्मरिक का पता है और बी इसका पता है। सी में क्या लिया हमने, डिटर्जेंट। टर्मरिक का हमने खुद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, टर्मरिक हमारे कपड़ों में पड़ती है, जैसे हम उसमें वेस्ट सोल्यूशन डालते हैं, जैसे आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, दैट आर बेसिक इन नेचर, डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होता है। और वैसे भी आपका जो बेसिक होता है वो मतलब क्या होता है कि सॉरी जैसे एक मिनट अच्छा हाँ, तो टर्मरिक में क्या होगा कि आपका जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होगा और रेड लिटमस आपका रेड ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फिनोल पैथिलीन है वो कलरलेस होगा क्योंकि ये एसिड है। अब जो आपकी टर्मरिक है वो एसिडिक में आएगी। जब आप उसमें बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो ये चेंजिंग आएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सी में क्या होता है कि ओके एक मिनट। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसमें आपने क्या लिया है, सी में डिटर्जेंट लिया है, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। और बेसिक में आपने क्या पढ़ा है, बेसिक में आपने पढ़ा है आपका रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है। देखो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका ब्लू है वो ब्लू ही रहता है, ये बिल्कुल सही बोला है। और जब आप फिनोल पैथिलीन डालते हो वो पिंक हो जाती है। आपका जो न्यूट्रल होता है या फिर आपका एसिडिक होगा वो कलरलेस होता है, बट आपका जो फिनोल पैथिलीन जब आप डालते हो तो वो पिंक में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये भी सही है। आपके बी और ऑप्शन सी ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड कहाँ पे है, ये बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सेकंड थर्ड के साथ एक और ऑप्शन होता, अगर आपको सारे नहीं पता चल रहे हैं, ये भी गलत है। आपका ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होती, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होती, और ये क्या होता है आपका कलरलेस होता है फिनोल पैथिलीन में। और आपका जो डी है प्योर वाटर है वो भी क्या होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होती, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होती, और यहाँ पे कलर ऐसे रहेगा। ये तो ठीक है, बट ये यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगर आपको दो भी उसमें समझ आ रहे हैं तो उन दोनों को देखो, ऑप्शन के साथ मैच करो और उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको चारों के चारों नहीं पता, आप दो पे मूव करके दो को करके उसका कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड हमारे पता है कि सही है। अब सेकंड और थर्ड कहीं भी कहाँ पे साथ में है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकियों को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपका ये ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 62 इज, एक मिनट, हाँ। तो आपको यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूछा है। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ पता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाई है, आपको पता है यहाँ पे इन्होंने फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें ले सकते हो, आपके जो मेटल है फेरस है, कॉपर है और जिंक है। अब आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, जो जिंक होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आपका आता है फेरस आता है, देन आपका आता है कॉपर। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जिंक वाला, ठीक है। अब जिंक में देखो यहाँ पे नो चेंज आ रही है,
आपको बताना है, देखो सिंपल आप 4 मेटल्स दिए हैं इन्होंने, ABCD दी है, वर एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। हमें ये मेटल दिया है, हमें पता नहीं है ये कौन से मेटल है, इनको हमने इन सोल्यूशन में डिप करना है और जो चेंजिंग आ रही है वो आपको यहाँ मेंशन है, ठीक है। ये किसी में चेंज हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, किसी में वाइट कोटिंग है, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। तो आपको बताना है इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। इन्होंने मतलब आपको क्या किया, लेस देन, जैसे C इज लेस देन A लेस देन B, रिएक्टिविटी लेस देन में दी है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, C इज़ लेस दैन A इज़ लेस दैन B इज़ लेस दैन D, मतलब इसका मतलब D ग्रेटर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसकी सबसे कम है, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ठीक है। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, आपको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालनी है। तो देखो सबसे पहले है जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप देखो कि जिंक किस में रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक इसमें भी कोई चेंज नहीं है, कोई पता ही नहीं है कुछ बन रहा है, इसमें नो चेंज है, इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पे जो D में है वो वाइट कोटिंग बना रहा है, इसका मतलब जिंक यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और आपका D जो होगा सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। एक और ढूंढ सकते हो आप, जिनका हो गया, आप फेरस का देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि नो चेंज किस में है, इसमें जो C वाला मेटल है जब हम इनमें डिप कर रहे हैं कोई पता नहीं है, इसमें नो चेंज है, इसमें भी कुछ पता नहीं है क्या बन रहा है, इसका मतलब C इज़ द लीस्ट, मतलब लास्ट में आपका क्या आएगा, C, ये ऐसे आएगा और इनके बीच में 2 और आएंगे, ठीक है, लास्ट में C है और यहाँ पे D है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन पे जा सकते हो, यहाँ पे C और D है, यहाँ पे D और C है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन दोनों पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में D और C है, D और C नहीं है, यहाँ पे A और D है, यहाँ पे C और B है, तो ये दोनों ऑप्शन को आप पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब D और C आ गया, मतलब आपको लेस देन में जाना है, तो सबसे पहला आपका C आएगा, है ना, देन लास्ट में आपका D आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, मैंने गलत करके आई हूँ। अब आप इसको भी देख सकते हो। अब जिंक के बाद फेरस है ना, फेरस सल्फेट में देखो आप, यहाँ पे नो चेंज है, ग्रे डिपॉजिट है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये मतलब लेस रिएक्टिव होंगे, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं फेरस में, A और D का ऑलरेडी हो गया, तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, फेरस का आएगा, क्योंकि फेरस का नंबर है। उसके बाद B वाला आएगा, C में तो कुछ पता ही नहीं है, तो आपके पास जो D के बाद आएगा क्या आएगा, B आएगा, बच गया एक बीच में, इसका मतलब आगे A आएगा, लेस देन A आएगा यहाँ पे, है ना, तो इसको उल्टा करके लिख दो, C के आगे है आपका लेस देन A लेस देन B लेस देन D, CABD, आपका ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं और हमें टाइम बचाना होता है। जैसे आपको ये निकल गया CD और इसका आपको पता चल गया, तो यहाँ से आप कर सकते हो, तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही सबसे मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर, अगर हमें साइंस टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, वो यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला, कल्टिवेशन ऑफ हॉबीज इन एरिया रिलेटेड टू साइंस सच एस रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो ये तो रोल प्ले करेगा, है ना, आपको नॉट वाला बताना है। रेगुलर मीटिंग्स विद टीचर फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स, अगर आपकी रेगुलर मीटिंग हो रही है नेबरिंग जो स्कूल्स हैं उनमें, उससे भी आप में जो डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से डेवलप होगी। रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन साइंस, अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हो, ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई वो नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ द इसका, फिर विजिट टू प्लेटेरियम इंडस्ट्रीज एंड साइंस म्यूजियम में जब करते हो, इससे भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। तो आपका जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि रेगुलर रीडिंग की बात कर रहा है, रीडिंग कर रहा है वो साइंस की, तो उससे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 64 इज़ मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स, आपको मैच करने हैं। अब इसका आंसर है, आपका बताना है आपको, आपके जो हार्मोन्स दिए हैं और आपका ये दिए है। अब आपको पता है एड्रीनल हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, इंसुलिन क्या है, ये ऑलरेडी है। इंसुलिन का आपका सिंपल सा है, सीधा इंसुलिन डायबिटीज़। अब इस पे जाओ, D का थर्ड है, तो इन तीनों में D का थर्ड दिया है, देखो कितना कंफ्यूज किया, इसका मतलब हमें एक और ढूंढना पड़ेगा। अब ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ड्वार्फिज्म का काम करता है, मतलब ड्वार्फिज्म होता है बोनापन। ग्रोथ हार्मोन इसमें B का फर्स्ट होगा, अब B का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बच गया फर्स्ट और थर्ड, अब हमें इन दोनों में से ढूंढना है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायरॉक्सिन। अब जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन आपका किस में काम आता है, किस में काम आता है, ग्वाइटर में, है ना, थायरॉक्सिन किस में काम आता है, ग्वाइटर में। और एड्रीनल हार्मोन आपका साल्ट इम्बैलेंस करता है। तो आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन
थर्ड, ठीक है। ए का 4 होगा, एड्रेनल हार्मोन आपका सॉल्ट इम्बैलेंस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन आपका ड्वार्फिज्म के काम आता है, थायरॉक्सिन आपका सी का गोइटर के काम आता है, ठीक है, और इंसुलिन आपका डायबिटीज़ के काम आता है। तो अगर 1-2 आपको आ गया तो आप उससे भी मैच कर सकते हो। 64 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में आप साल्ट को इम्प्योर सैंपल से करते हो, ये है। एलम का करते हो इम्प्योर सैंपल से, ये भी है। मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड, क्लोराइड वाला सोल्यूशन है, ये भी है। बट जो सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम पर मैग्नेट है उसको आप क्रिस्टलाइजेशन के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है 65 का आपका 4। अब 66 है, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। ए टीचर इज़ ड्राइंग, देखो अगर आपने अच्छे से पेडागोजी पढ़ी है तो आपका ये आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ए टीचर इज़ ड्राइंग एन एक्टिविटी ऑन डेंसिटी, एक टीचर एक एक्टिविटी कर रहा है डेंसिटी पे। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट अ स्टील स्पून सिंक इन वाटर बट आ स्टील बाउल फ्लोट्स। अब स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जो स्टील स्पून है वो सिंक कर गया, डूब गया, बट जो आपका स्टील का बाउल है, कटोरी है, वो फ्लोट कर रही है। शी आस्क स्टूडेंट, अब टीचर बोल रही है स्टूडेंट्स को, वाई डू यू थिंक द बाउल डिड नॉट सिंक। तो टीचर पूछ रही है उनको कि बताओ कि बाउल जो है, बाउल है जो, सॉरी बाउल नहीं, बाउल जो है वो क्यों नहीं सिंक किया, मतलब बाउल क्यों नहीं सिंक किया, डूबा क्यों नहीं। व्हाट विल मेक इट सिंक, क्या चीज़ है जो इसको डूबने में काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल इज द टीचर ट्राइंग टू डेवलप अमंग द लर्नर। अब जो टीचर है वो कौन सी स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रही है लर्नर्स पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जर्विंग नहीं हो रही है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कर चुका है, वो देख चुका है। अगर यहाँ तक की होता ना, सिर्फ आगे वो ये क्वेश्चन ना पूछते तो ऑब्जर्वेशन आना था। अच्छा, इन्फरिंग, इसमें अभी उन्होंने कंक्लूजन वगैरह दिए ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, पूरा इस पे फोकस करके एक फैक्ट के साथ एक आंसर देगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका आंसर है हाइपोथेसिस। अब मूव ऑन करते हैं 67 पे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, देख लो आप, इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ती है और 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देख लो कि आपकी प्रैक्टिस आपको, आपका यहाँ पे की रोल प्ले करेगी। आपकी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत रोल प्ले करती है। आपको आना तो ज़रूरी है ही, बट ये 2 चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट और आपकी प्रैक्टिस, आपको यहाँ पे पेपर पास कराएगी, ठीक है। अब मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बताओ, फ्रेंच साइंटिस्ट है हेनरी बैक्यूरेल वाज वर्किंग ऑन फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। एक इन्होंने बोला कि एक साइंटिस्ट है हेनरी बैक्यूरेल, वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे वर्क कर रहा है, विच ग्लो इन द डार्क आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट, जो ग्लो कर रही है इन द डार्क जैसे उसको लाइट का एक्सपोजर मिला। ही बिलीव दैट सनलाइट वाज द रीजन दैट द क्रिस्टल वुड बर्न। वो बिलीव करता है कि सनलाइट एक रीज़न है जिसकी वजह से क्रिस्टल जो है बर्न हो रहा है। इट्स इमेज ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट वुड बर्न, इट्स इमेज ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो उसकी इमेज बनी है उसको वो बर्न कर रहा है। ऑन अ स्टॉर्मी डे, एक दिन तूफान चल रहा है, स्टॉर्मी डे है। 1896 में ही डिसाइडेड टू लीव इट फॉर फ्यू डेज। उसने मतलब डिसाइड किया कि वो इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ेगा और रिज्यूम इस एक्सपेरिमेंट लेटर, कुछ टाइम के बाद वो इसको परफॉर्म करेगा। ए फ्यू डेज लेटर ही टुक हिज क्रिस्टल आउट ऑफ द डार्क एंड ड्रॉर। उसने कुछ दिनों के बाद उस क्रिस्टल को अपने ड्रॉर से बाहर निकाला। ही नोटिस दैट द इमेज बर्न ऑन द प्लेट वाज फॉग्ड। उसने देखा कि जो उसकी इमेज है वो बर्न हुई है प्लेट पे, वो क्या बन गई है, फॉग बन गई है। विच मीन दैट द क्रिस्टल हैज स्टिल एमिटेड रेस डिस्पाइट द लैक ऑफ साइट। इसका मतलब क्रिस्टल में स्टिल अभी तक एमिटेड रेस है डिस्पाइट द लैक ऑफ, इवन कि वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, उसने अपने ड्रॉर में रखा है। तो व्हाट डज द वर्ब एक्सेप्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर बताया ये साइंस के बारे में क्या बता रहा है। साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी, हाँ बच्चे, तो 61 इसका आपको बताना है। मुझे बताओ ये किस लिए हुआ है। साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी सेरेंडिपिटस, साइंस इज अ सॉलिटरी परस्यूट, साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, साइंस इज प्रोसीजरल मोर देन क्रिएटिव। अब इसमें क्या है, अगर आपको ये वर्ड मीनिंग नहीं आ रहे हैं तो आप ये नीचे देख सकते हो। जैसे ये वर्ड है, हमारी सोच से परे है, ये क्या है, हमें प्रोनाउंस करने में ही परेशानी होती है, इसका मतलब कहाँ से आएगा, तो आप इसको देख सकते हो। ये होता है संयोगवश। तो इसने बोला है साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी संयोगवश। क्या संयोगवश ऐसा हुआ। साइंटिफिक सॉलिटरी परस्यूट है। साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव है, अस्थाई मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। तो साइंस इज अ सॉलिटरी परस्यूट,
विज्ञान के अकेले जाने वाली गतिविधि है। साइंस इज प्रोसीजर मोर देन क्रिएटिव। क्या साइंस प्रोसीजरल है, क्रिएटिव नहीं है? तो ये तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि संयोगवश ऐसा हुआ होगा कि जो वो है वहाँ पे फॉग बन गई है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन जो 1 है दैट इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे है सना एंड प्रिया मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर। अब सना और प्रिया ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया है थर्मामीटर से। सना रिकॉर्डेड हर बॉडी टेम्परेचर टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वाइल प्रिया रिकॉर्डेड हर टू बी 38.4 डिग्री सेल्सियस। अब जो प्रिया ने रिकॉर्ड किया वो 38.4 है और जो टेम्परेचर उसने सना ने रिकॉर्ड किया वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ सना इज़ मोर देन दैट ऑफ प्रिया, बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज़ मोर देन दैट ऑफ सना, बोथ सना एंड प्रिया हैव द सेम बॉडी टेम्परेचर, बोथ सना एंड प्रिया आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब आपको बताना है, अगर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपकी नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है अगर वो आपको पता है तो आप इसका आंसर ईजिली कर सकते हो। आपको पता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक बॉडी का सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है वो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब देखो प्रिया का जो टेम्परेचर वो 38.4 है, सेल्सियस में है, बट 37 नॉर्मल होता है। इसका मतलब उसका 1.4 जो डिग्री टेम्परेचर है वो ज़्यादा है उसके नॉर्मल टेम्परेचर से। और जो सना है उसका टेम्परेचर 98.6 है, जबकि 98.7 जो होता है नॉर्मल होता है, मतलब 0.1 उसका डिग्री कम है, इतना चलता है। तो ज़्यादा किसका हुआ? प्रिया का। तो आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2, बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज़ मोर देन दैट ऑफ सना। और ये मैंने आपको लेसन में करवाया हुआ है, जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपने करा हुआ। डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको सारे फार्मूलाज दिए हैं, एक बार आप उसको गो थ्रू कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स वुड यू एसोसिएट विद साइंटिफिक टेम्पर। अब मुझे बताओ इसमें से क्या है जो आपके साइंटिफिक टेम्पर को एसोसिएट करता है। ठीक है, संबंध है जिसका आपके साइंटिफिक टेम्पर से। आप इसको साइंटिफिक एटीट्यूड भी बोल सकते हो, सेम ही मीनिंग है। सबसे पहला प्रीजर्वेरेंस इन कैरिंग आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ पे आप अगर मतलब आपको समझ नहीं आ रहा आप हिंदी में पढ़ लो। वैज्ञानिक जांचों को कार्यान्वित करने में दृढ़ता। क्रिएटिविटी इन कमिंग अप। क्रिएटिविटी कब आती है? जब विद कमिंग अप विद बिग प्रॉब्लम्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्वेबल पार्ट्स। जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप इन्वेस्टिगेट करते हो और उसको ब्रेक डाउन करते हो सिंपल सॉल्वेबल पार्ट्स में इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको वो एनालॉजी पढ़ाई थी, है ना, तो ये भी है ना, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। स्केप्टिज्म टूवर्ड्स नॉन साइंटिफिक बिलीफ, ये होता है जो आपका क्या बोलते हैं, स्केप्टिज्म क्या होता है? आपका जो संदेह करना होता है। आप किसी चीज़ को लेकर डाउट करते हो कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज़ द मतलब आप संदेह करते हो, संदेह बात बोलते हो। तो क्या आपको संदेह करना चाहिए नॉन साइंटिफिक बिलीफ के प्रति? ओबियस है, अगर आपको साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है तो आपको किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसके लिए क्वेश्चंस भी आने चाहिए कि ये क्वेश्चन मतलब ये इसने जो चीज़ बोली सही है नहीं है, आप उस पर मतलब संदेह कर सकते हो। तो ये तो साइंटिफिक एटीट्यूड को मतलब पैम्पर करता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। बट कमिटमेंट टूवर्ड्स कल्चरल प्रिजर्वेशन इज़ नॉट कम्स इन साइंटिफिक टेम्पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चरल की प्रिजर्वेशन हो रही, कल्चर का कोई रोल नहीं है आपके साइंटिफिक एटीट्यूड में। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका गलत है। तो आप इसने बोला कि कौन सा इसके साथ जा रहा है, तो ऑप्शन ए, बी और सी आपका क्वेश्चन नंबर 269 का ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी नहीं है क्योंकि ये कल्चरल को प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं S1 and S2 गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, अब उसने स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। नॉन जीरो वर्क हैज़ टू बी डन है ना मूविंग पार्टिकल। जो नॉन जीरो वर्क है, ठीक है, आपका वर्क डन जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, अगर वो किसी मूविंग पार्टिकल पे हो रहा है तो टू चेंज इट्स मोमेंटम, बिल्कुल सही है, मोमेंटम उसमें चेंज होगा। टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ए नॉन जीरो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन इट, बिल्कुल सही है। जब आप मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को चेंज करते हो तो उसमें जो नॉन जीरो नेट फोर्स होती है उस पर एक्ट करती है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आप जाओगे ऑप्शन 3 के साथ, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। आपको ये वर्क डन और मोमेंटम वाला पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे जा सकते हो इसके साथ ऑप्शन 3 के साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड बी लीस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद सोसाइटी अमंग लर्नर। अब मुझे आपको बताना कि इसमें से कौन सा है जो रिलेशनशिप को डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है साइंस की सोसाइटी के साथ, लर्नर्स के बीच में, जब वो डिबेट देगा न्यूक्लियर एनर्जी पे, हाँ ये भी है। ग्रुप प्रोजेक्ट करेगा ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। पोस्टर कंपटीशन आर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड, पोस्टर करेगा, उसके कंपटीशन को कंट्रीब्यूशन करेगा जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, ये भी ठीक है। मतलब पोस्टर कंपटीशन करना मतलब आपको क्या करना है, पोस्टर की प्रतियोगिता करनी है, ठीक है, उसमें योगदान देना जो भी पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं उनके लिए। तो एक ये ऑप्शन है कंसेप्ट मैप ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। कंसेप्ट मैप आपके माइंड में बनता है, उससे मुझे बताओ आपकी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट होगी, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या रिलेशनशिप में उसके आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपका 71 का है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आपको वो बताना है, लीस्ट सूटेबल बताना है, बाकी सारे उसमें रोल प्ले करेंगे, बट जो आपका लीस्ट वाला है वो ये है आपका ऑप्शन 3। अब ये है क्वेश्चन नंबर 72। The free ends of an electric circuit comprising a cell and switch and connected one by one to the wires A B C D। अब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया जिसमें एक सेल है और एक स्विच है जिसको वायर्स के साथ कनेक्ट किया। वायर कौन सी, A B C and D। विच ऑफ दिस वायर वुड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। अब आपको बताना है कि ये जो वायर्स है इसमें सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट किस में प्रोड्यूस होगी। आपको मैंने एक फार्मूला कराया था, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर आपकी मतलब रेजिस्टिविटी क्या करती है, जो आप रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकेगा, एज वो एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। अगर करंट कम फ्लो होगी तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये कब होगा, जब उसकी लेंथ ऑफ जो वायर है वो ज़्यादा होगी। अब आप इसमें देख सकते हो लेंथ ऑफ वायर किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपकी ये है सी में। तो इसका मतलब इसकी लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है, इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो होगी तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो इसने लीस्ट हीट अमाउंट ऑफ हीट पूछा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये है 72 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 73। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है। तो आपका जो आंसर है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइड है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, हाँ जी बिल्कुल। बिल्ली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बिल्कुल, बिल्ली वो एरिया होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं और वहीं पे कंप्लीट उस पर अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये भी ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है बोथ ही एंड आर ट्रू, इसमें से ऑप्शन बताने हैं। देखो ये दोनों सही हैं, बट एक ही ये कंप्लीट मतलब ये रीजनिंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन की बात हो रही है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें जाओगे बोथ ही एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट रीजनिंग ऑफ आर। इस पे जाओगे आप 73 का ऑप्शन 2 के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, वाइल डिस्कसिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस। आप जब नेचर ऑफ साइंस, एक मिनट, नेचर ऑफ साइंस के बारे में बात करते हो क्लास में, ए टीचर मेक्स द फॉलोइंग रिमार्क। एक टीचर ने बोला, जब आप साइंस के बारे में पढ़ा रहे हो तो एक टीचर ने एक लाइन बोली, एक टिप्पणी देते हैं कि ए साइंटिस्ट इज़ ओपन माइंडेड, मतलब एक साइंटिस्ट को ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट डज दिस रिमार्क हाईलाइट अबाउट साइंस। ये साइंटिस्ट के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यही पैडागोजी है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलोगे जो आपने पढ़ा उसी में से सीधे सीधे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी के बेस पे आप घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज़। क्या वो कॉन्स्टेंटली न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं, उसको ओपन माइंडेड बोलते हैं। दे आल्सो कंसीडर आइडियाज़ विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडियाज़। अब वो उन आइडियाज़ के अगेंस्ट जाएगा, वो उन आइडियाज़ को कंसीडर करेगा जो आइडियाज़ उसके अगेंस्ट है। मतलब अगर वो बोला कि इसका पॉजिटिव है, अगले वाला बोला नहीं ये नेगेटिव है, वो ऐसे वाले को कंसीडर करेगा। दे ओपनली शेयर देयर आइडियाज़ विद एवरी, वो अपना जो आइडिया है वो ओपनली शेयर करेगा एवरीवन के साथ, हर किसी के साथ। दे डू नॉट एग्री विद द व्यूज़ ऑफ, या फिर वो अदर साइंटिस्ट के व्यूज़ के साथ एग्री नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ओपन माइंडेडनेस नहीं है। ओपनली शेयर करना ये भी नहीं है, ये ओपन माइंडेडनेस नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है। अब इन दोनों में से जाओ। दे कॉन्स्टेंटली केम अप विद न्यू आइडियाज़, वो नए आइडिया के साथ आएगा, इसको इनोवेटिव बोल सकते हो आप, ओपन माइंडेड इसको भी नहीं बोलेंगे। हाँ,
इन ओपन माइंडेड किसको बोलेंगे, जब कोई बंदा अपने आइडियाज़ लेके आ रहा है जबकि वो उसके अगेंस्ट है, फिर भी वो आइडिया को कंसीडर कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा क्या है, ओपन माइंडेड है। तो इसका जो 74 है, 74 का आपका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। अब मैच द एनिमल्स विद द मोड ऑफ फीडिंग। अब आपको ये एनिमल्स के दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें मोड ऑफ फीडिंग क्या है। हाउस फ्लाई क्या करती है, हमिंग बर्ड क्या करता है, कॉकरोच क्या करता है और इन्फेंट्स क्या करते हैं। अब जो आपके कॉकरोच होते हैं वो वाइटिंग एंड च्यूइंग करते हैं, सी का फर्स्ट है, और सी का फर्स्ट 3 में है ना, नहीं तो अगर 1 में होता तो हम उसको सीधा टिक कर देते, है ना। तो आपको इसको चेक करना है, ठीक है। अब जो आपका इन्फेंट है, इन्फेंट क्या करते हैं, सकलिंग करते हैं। इन्फेंट्स क्या करते हैं, सकलिंग करते हैं। तो डी का 4 है और सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ये है, डी का 4 ये है, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ए का थर्ड है, हाउस फ्लाई क्या करेंगी, ए का थर्ड क्या है, स्पॉन्जिंग करती हैं, हाउस फ्लाई क्या करेंगे, स्पॉन्जिंग करेंगे। बी का सेकंड है, हमिंग बर्ड्स क्या करेंगे, सकिंग करते हैं, ठीक है। अब जो इन्फेंट्स हैं वो सकलिंग करते हैं और कॉकरोच वाइटिंग एंड च्यूइंग करते हैं, तो आपका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड सेट। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं। प्लास्टर पेरिस का फॉर्मूला ये होता है, कोटिंग वॉल्स में यूज़ होता है, पीओपी कराते हैं ना कोटिंग बॉल्स। जिप्सम होता है, ये भी आल्सो एक प्लास्टर पेरिस की वो होता है, तो ये भी इसका फॉर्मूला भी ये होता है और ये यूज इन डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है। डेंटिस्ट्री जो डेंटिस्ट वगैरह टीथ वगैरह की फिलिंग करते हैं ना, तो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यही होता है और ये लॉन्ड्री में यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर आपका कपड़े में अगर कोई दाग वगैरह लग जाता है तो उसको निकालने में काम आता है और यही फॉर्मूला है। बट जो आपका स्लेक लाइम है उसका ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। और यूज फॉर लोअरिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल, तो ये जो इसका फॉर्मूला है ये नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो गलत है, ठीक है। बाकी इसके तीनों ठीक है। तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको कराए हैं, 3 भी आते होंगे, चौथा नहीं आता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। इन अ साइंस क्लास मिस्टर सुमित ब्रॉट सम मटेरियल, इट वॉज अ वाटर बॉटल, ए ग्लास, ए थिक पेपर शीट। मतलब एक सुमित जो क्लास में है वो एक कुछ मटेरियल लाया है, इट वॉज अ, वो क्या क्या है, वाटर बॉटल है, एक ग्लास है और एक थिक पेपर है, शीट है। ही पोर्ड वाटर इन द ग्लास, उसने पानी डाला एक ग्लास में, एंड पुट द थिक पेपर शीट ऑन इट। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही, नीचे हिंदी में पूरा दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। थिक पेपर शीट ऑन इट, स्लोली एंड केयरफुली ही इन्वर्टेड द ग्लास एंड रिमूव्ड हिज हैंड फ्रॉम। स्लोली उसने जो ग्लास को है वो इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर लिया और अपना हैंड हटा लिया। लर्नर्स वर सरप्राइज दैट पेपर हैड स्टक ऑन द ग्लास एंड वाटर वाज नॉट कमिंग आउट। तो जो बाकी वाले देख रहे थे उन्होंने देखा कि जो पेपर है वो ग्लास के मतलब स्टक हो गया है और उसमें से पानी नीचे नहीं आ रहा। तो सम स्टूडेंट सेड दैट पेपर हैड ग्लू इनसाइड, सम स्टूडेंट का ये कहना था कि जो पेपर है उसके अंदर ग्लू लगी हुई थी। कुछ का कहना कि इट हैड स्टक ड्यू टू वाटर इनसाइड द वाटर, ये इससे स्टक हुआ क्योंकि उसके अंदर पानी है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस टास्क। अब ये टास्क करने की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया है हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट आर द प्रिंसिपल रूट टू साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल सही है। इनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, ओबीएस ऑब्जर्वेशन पे वो एक्सप्लेनेशन देंगे, ये भी सही है। इनकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन, इनकरेज करेंगे लर्नर को कि वो क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो साइंटिफिक एटीट्यूड है, यही तो साइंस में आता है। तो ए बी और सी के तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हम तीनों के साथ जाएंगे, ठीक है। इजी लग रहा है क्वेश्चन पेपर। तो देखो घबराना नहीं है अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जब आपको बोली ट्रस्ट रखो, जब आप ये पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे आपका नॉलेज इतना डेवलप हो जाएगा। बड़े सारे मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। और आपका हमने कितना पूरा 1 मंथ रखा है, लास्ट का जो सितंबर में पेपर है ना हमारा, तो हमने अगस्त महीना पूरे जो भी हमारे पेपर्स होंगे PYQ होंगे पूरा पेपर लगाना है हमने, मतलब 5 सेक्शन CDP, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, 5 की 5, और हमने डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगस्त के महीने में हमारे पास 31 डेज होते हैं और डेली हमने कोशिश करनी है कि 31 डेज में हमने एक पेपर को अटैम्प्ट करना ही करना है। तो आपके 31 पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब हम उसको अच्छे से करेंगे और एक दिन में हम क्या 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूरे एक दिन में हमने एक पेपर लगाना ही लगाना है। ये लेके चलो, हमने लास्ट का जो महीना है वो हमने सिर्फ PYQ पे रखना है और मॉक लगाने हैं। फिर हम मॉक भी हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, अदरवाइज मॉक देख लेंगे अगर परचेज करने होंगे।
तो हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, टाइम के साथ लगाएंगे और हमने 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी अगस्त के लिए। सो डोंट वरी, आराम से करते जाओ, जो आता है ठीक है, नहीं आता आगे मूव ऑन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and choose the correct option. While preparing a dough for bread, baking powder is added along with yeast to facilitate fermentation. Baking powder act as a food for yeast. ये मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो बेकिंग पाउडर होता है वो फूड का काम करता है यीस्ट के लिए? नहीं, यीस्ट को जो फूड होता है वो उसका शुगर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। तो प्रिपेयरिंग अ डो फॉर ब्रेड, बेकिंग पाउडर एडेड टू अलॉन्ग विद द यीस्ट टू फैसिलिटेट फर्मेंटेशन। क्या बेकिंग पाउडर को डाला जाता है यीस्ट के साथ की जो फर्मेंटेशन हो? ऐसा नहीं है। तो ए एंड आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये बताओ, ये आपका पैडागोजी का, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये उदाहरण पढ़िए। देयर वॉज अ बिलीफ दैट ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ वर क्रिएटेड बाई गॉड। ऐसा माना जाता था कि जो ऑल द लिविंग बींग्स है उनको भगवान ने बनाया है। हाउएवर डार्विन एंड वॉलेंस केम अप विद द आइडिया। लेकिन जो डार्विन थ्योरी बोलती है या वॉलेंस वगैरह वो बोलते हैं कि लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लेकिन जो वो क्या बोलते हैं कि जो लाइफ है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। अब मुझे बताओ ये चीज़ क्या बता रही है? व्हाट डज द अबव एक्सेप्ट इलस्ट्रेट अबाउट द नेचर। ये नेचर ऑफ साइंस के बारे में क्या बता रहे हैं? साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल। क्या साइंस इज न्यूट्रल है? वैल्यू न्यूट्रल है। साइंस प्रोग्रेसेस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। क्या इसमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जा रहा है? साइंस इज टेंटेटिव या साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। अब मुझे बताओ इसमें से क्या होगा? देखो यहाँ पे पहले वो बोलते थे कि भगवान ने बनाया, फिर आया कि नहीं लाइफ पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और चेंजिंग किस में आती है? टेंटेटिव में। तो आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टूडेंट हैज़ एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीलियम। एक स्टूडेंट है, उसको एक अवधारणा है कि जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ऑन हीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड यू अडॉप्ट टू चैलेंज दिस अल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब आप कौन सी स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट करोगे ताकि इस अल्टरनेटिव कंसेप्शन को चैलेंज किया जाए, मतलब इसको एक्सप्लेन किया जाए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये कहाँ से आ गया? हमने उसको कंट्रैक्शन और उसके बारे में बताना है। एक्सपैंड हो रही है या कंट्रैक्ट हो रही है हीटिंग पे, तो इसका कोई रोल नहीं है। देखते ही क्रॉस। Ask student to do an activity which involves filling a plastic bottle to half of its capacity with very hot water, cupping tightly and keeping it aside for a few minutes. Ask student to note down the observation. अब गर्म बॉटल लेनी है, उसमें गर्म पानी डालना है, फिर उसको टाइटली बंद करना है। इससे कोई उसको पता चलेगा? उससे क्या होगा? प्लास्टिक बॉटल ली है आपने, ये तो बिल्कुल नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक। ये तो देखते ही क्लास कर दो। हमें ये थोड़ा ना बोलना कि तू टेक्स्ट बुक से देख के इसका आंसर फाइंड आउट करो। फोर्थ जो आंसर बचता है, ऑप्शन बचा है, आस्क अ स्टूडेंट टू अटैच अ डिफ्लेट अ बैलून टू द माउथ ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग एयर। हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो क्या करे, जो बिना फुला हुआ बैलून है उसको बॉटल के माउथ पे लगा दो जिसमें एयर है, एंड प्लेस द बॉटल इन वाटर बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब आप क्या करोगे, उस बॉटल को रख दोगे वहाँ पे जहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, और नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्सपैंड होती है या कंट्रैक्ट होती है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 81। आपको रिप्रोडक्शन मेथड बताना है। फंगस में और मॉस में और फन में कौन सा होता है? बडिंग होती है? नहीं होती है। फ्रेगमेंटेशन होती है? नहीं होती है। रीजनरेशन होती है? नहीं होती है। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। 81 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्शन इसमें। अब ये बताओ 82 का, आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद वाटर। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑलरेडी पढ़े हैं। अब आपको बताना है कि ए कौन सा मेटल है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। अब कौन सा मेटल है जो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर करता है, कौन सा मेटल है जो रिएक्ट विद स्टीम करता है, और कौन सा मेटल है जो रिएक्ट बॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर करता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो पोटेशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ करता है। आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ करता है। आप बोलते हैं आयरन को जंग लग गया मॉइस्चर की वजह से, स्टीम में मॉइस्चर ही होता है तो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। कॉपर जो होता है वो डज नॉट रिएक्ट विद, जो आपका कॉपर है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो आपका पोटेशियम है, एक आपका पोटेशियम आ गया, एक आपका सोडियम आ गया, और एक आपका कैल्शियम आ गया। ये तीनों आपके जो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका, अब बताना है कि इसमें से कौन सा किसका है। ये भी ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। जीस्ट किस में है, आपको मैच करने कॉलम बैक्टीरिया का कि किस में है, प्रोटोजोन क्या है, वायरस से इस कहाँ कहाँ क्या होता है, ये आपको मैच करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आप इसके साथ करोगे 83 का फर्स्ट के साथ जाओगे, क्योंकि जीस्ट का क्या है, बेकिंग अ ब्रेड, ब्रेड में आप जीस्ट का यूज़ करते हो। प्रोटोजोन क्या है, बी का फिफ्थ मलेरिया के लिए होता है, सी का बैक्टीरिया का कॉलरा है, ठीक है। और वायरस का क्या है, डी का सेकंड, दैट इज एड्स इज द वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, या HIV बोलते हैं इसको, वी पर वायरस। तो वायरस का एड्स के साथ डी का सेकंड के साथ जाओगे। देखो डी का सेकंड यहाँ पे पता चल जाता है आपको, एक पता चल गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, एक ये है। देन उसके बाद आपको प्रोटोजोन का पता है कि ये कहाँ गया, मलेरिया से बुखार आता है आपको। बी का 5 है, बी का देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, एक और आपको ढूंढना पड़ेगा। जीस्ट का आपको पता है ब्रेड बनता है, तो ए का 4 है, ए का 4 यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आप इसके साथ बता सकते हो, ठीक है। नहीं तो सिर्फ ए जीस्ट ढूंढा, हाँ भाई ब्रेड के काम आता है, ए का 4 यही है और ये वाला है, तो ये तो आएगा नहीं, और डी वाला ढूंढ लो 2 करके, बाकी आप एलिमिनेट कर लो, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हो आप। 83 हो गया। नेक्स्ट है 81, 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डूइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में इसमें से हम क्या नहीं करते, स्लज इज स्क्रैप्ड आउट द स्कीमर, रिमूव द ग्रीस। अब जो स्लज है, ठीक है, हम बाहर निकालते हैं अशुद्धियों को हटाने के लिए। वेस्ट वाटर एंटर ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, जो वेस्ट वाटर है उसको हम ग्रिट में एंटर करते हैं, या फिर उसका एंड सैंड रिमूवल टैंक है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी सच एज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन। सैंड ग्रिट एंड पेबल्स आर मेड टू सेटल बाय डिक्रीजिंग। हम क्या करते हैं कि पानी में सैंड ग्रिट या पेबल्स डाल देते हैं ताकि जो स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर है उसको सेटल किया जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से क्या होगा, 1 2 3 4 में से। देखो ये चीज़ जो है ना, ये नहीं होती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी सच एज नाइट्रेट और फॉस्फोरस आर रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन, ये वाला मेथड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। 85 इज, वापस आपको इसका बताना है पैडागोजी का। साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, बिल्कुल सही है। नरेटिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ साइंटिस्ट मेक डिस्कवरी। अगर हम बायोग्राफी देते हैं तो वो नरेट करती है ग्रेट साइंटिस्ट को, ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में उसके बताती है, और इंस्पायर करती है स्टूडेंट को कि सीखो कैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, वाई यूजिंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मैथड। ऐसा नहीं था, जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की तब कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मैथड नहीं था। तो ए इज़ राइट बट और इज़ रॉन्ग। तो 85 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं था, ठीक है। वो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड को देख के डिस्कवरी नहीं करते थे, ठीक है, वो खुद फाइंड आउट करते थे। तो ये जो वर्ड बोला है ये गलत बोला है, इसलिए आर फॉल्स है और ए इज़ द ट्रू। हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक में बायोग्राफीज होनी चाहिए साइंटिस्ट की, उससे हमें काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन्स। ये ऑलरेडी मैं आपको साइक्लोन्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो 86 का जो आंसर है ऑप्शन 1, वार्म एयर राइज करती है और प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन बचे हैं। 87, रीड द फॉलोइंग सेटलमेंट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे बताना है इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज। गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, दिस इज आल्सो केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, इट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। तो इसका है, ये दोनों क्या है, केमिकल चेंज है, तो बोथ 4, इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम बट विल बी द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या होता है, डेंसर से रेयरर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती, उसकी वेवलेंथ पे चेंज आती है, उसकी स्पीड में चेंज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो चेंज आएगा, जो मर्जी मीडियम हो बट उसमें फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होती है। तो 89 का है आपका चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ये मैंने सॉइल वाला यूनिट जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप ये चीज़ एक याद रखो, यहाँ से ये देख लो, ये मैंने नोट्स बनाए थे जब पिछली बार मैंने साइंस पढ़ी थी। 3 टाइप्स की होती है, एक सैंडी होती है, एक लोमी होती है, एक क्लेई होती है। सैंडी में जो होते हैं बिग पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सेम साइज़ के होते हैं। लोमी जो होती है इसमें बिग और स्मॉल दोनों होते हैं। क्लेई में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पानी पर्कुलेशन जो रेट होता है, वाटर फ्लो जो होता है उसमें से पास होता है, उसकी हाई होता है, यहाँ पे मीडियम होता है, यहाँ पे लो होता है।
एयरेशन मतलब एयर का पास होना जो इसमें होता है हाई, इसमें मीडियम, इसमें लो होता है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमें यहाँ पे आंसर देना है। अब जो लोमी सॉइल होता है वहाँ पे ह्यूमस नहीं होता है, 4 इज द, ये गलत है। क्ले सॉइल कंटेन सैंड एंड सिल्ट होता है, ये भी गलत है, ठीक है। अब परकोलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन लोमी सॉइल देन क्ले, ये ठीक है। परकोलेशन ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा जो फास्टर होती है वो सैंडी में होती है, फिर लोमी में होती है और फिर क्ले में होती है। इसने बोला लोमी में ज़्यादा होती है, क्ले में बाद में होती है, तो ये बिल्कुल सही है आपका बी भी ठीक है। अब जो सैंडी सॉइल होती है एज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, जो आपकी सैंडी सॉइल होती है उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है बिग पार्टिकल, बिल्कुल सही है। सैंडी सॉइल में जो आपके पार्टिकल का साइज होता है बिग होता है, तो आपका बी और सी इसका सही आंसर है। तो इसका है 89 का ऑप्शन नंबर 2, मैंने गलत किया था जब किया था। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द मिरर पार्ट्स ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो सोलर कुकर में यूज़ हुआ है? मैंने किया था ब्लैक कलर कोटिंग इनसाइड द बॉक्स जब मैं करके आई थी इस पेपर को, तो इसमें है ऑप्शन 3 ग्लास शीट यूज़ होती है, वो होती है रिस्पॉन्सिबल। ग्लास शीट की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर जो भी था 8 फैब का। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद कितने मिनट की क्लास, 40 मिनट की, तो उसके बाद हम जो 7 फैब वाला है उसके भी सोल्यूशन देखेंगे। 2 मिनट में रेस्ट कर लूँ। तो चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने पेपर निकाल दिए है आपका, इसको मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चंस। ये रहा, ये ऐसे करते हैं इसको, है ना। अब देखती हूँ अच्छे से दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा कम करते हैं इसको, लाइक ऐसे बीच सेंटर में। अब ठीक है, हाँ ये ठीक है, ओके। तो ये जो पेपर है ये है आपका फरवरी 7 का, 8 का पहले कराया, तो ये मैंने डाउनलोड किया था CTET की वेबसाइट से। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 NCF। ये आप पढ़ोगे पैडागोजी में, 2005 में आई थी। जो वो क्या बोलती है कि साइंस के अकॉर्डिंगली आपका करिकुलम है उसमें क्या है प्रोसेस की वैलिडिटी, मतलब कैसा करिकुलम होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो NCF में ये बोला गया था कि मतलब जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करके सीखे, डिस्कस करके सीखे, इन्वेस्टिगेट करे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, ठीक है, हाइपोथेसिस दे, कंक्लूड करे। तो ऑल दिस जो भी उसका आ रहा है, मतलब बेसिकली वो उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि जो भी वो लर्न कर रहा है वो ड्राइंग से करे, सीख के करे, ठीक है, परफॉर्म करे, एक्टिविटीज से करे, एक्सपेरिमेंट से करे, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में नहीं आता। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखो नोट लिखा है ना। तो पहला, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। क्या ऐसा था स्टूडेंट जो हो क्या करे, वो लिस्ट बनाए एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करे द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स ले और उनको चेक करके किस में एसिड है, कौन सा बेसिक है, एसिडिटी किस में है, बेसिसिटी किस में है। स्टूडेंट डिस्कसिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ कनेक्टिंग अ पीस ऑफ रबर हेयर पिन एंड लेड टू टू ओपन एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब वो खुद इसको डिस्कस करे, खुद मतलब परफॉर्म करे, ये सारा कनेक्ट करके देखे इसको। तो स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स केप्ट इन अ ड्राई कॉटन क्लॉथ एंड मॉइस्ट कॉटन। और खुद वो एक हाइपोथेसिस बनाए, मतलब एक यहाँ से निकाले इसका रिजल्ट कि जब हम सीड्स को ड्राई कॉटन में रखते हैं या फिर मॉइस्ट मतलब थोड़ा गिल्ला है कॉटन उसमें रखते हैं तो कब होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ से वो एक हाइपोथेसिस करे, मतलब एक फैक्ट बेस पे एक कंक्लूजन निकाले। अब देखो इसमें वो हाइपोथेसिस निकाला है, ये साइंस में आता है जो अब हमारा मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। इसमें वो क्या कर रहा है, कनेक्ट करके सारी चीज़ों को देख रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब वो एसिडिटी और बेसिसिटी देख रहा है, अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उनका चेक कर रहा है। इसमें वो मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। बट ये जो चीज़ है ये क्या है, वो क्या कर रहा है, लिस्ट बना रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी किसी भी चीज़ में नहीं आती है, ना आपकी ऑब्जर्विंग में आती है, ना एक्सपेरिमेंट में आती है। इससे आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तो ये मतलब उसमें नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट में डॉट ऑफ कर लूँ, ठीक है। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर 61 का 1 है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रोट लर्निंग में आएगा, वो लिख रहा है बस पीरियोडिक टेबल से नोट कर रहा है, तो ये रोट लर्निंग में आएगा। तो इससे कोई भी आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स फ्रॉम द पास्ट
वन सच स्टोरी इज दैट द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ सिल्क इन चाइना। मतलब जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें बड़े सारी अतीत की कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वन सच स्टोरी इज दैट एक्सीडेंटली डिस्कवरी, एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी सिल्क की चाइना में। एंड द रोल ऑफ ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स इन इंट्रोड्यूसिंग सिल्क टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उन्होंने क्या किया था, जो ट्रैवल करते थे, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिल्क को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, जिसको थ्रू अ सिल्क रूट बोला जाता है उसको। वट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग आर बीइंग फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। इसको बीच में टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने का क्या फन है, उससे क्या होगा? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, टू डेवलप अ to develop a historical perspective, to develop an appreciation of how science is socially and culturally embedded, to reduce the burden of science content by including fun story। अब मुझे बताओ इसमें से क्या होगा इसका ऑप्शन। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस का पता चलेगा कि साइंस में क्या क्या नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब सिल्क का बनना, दैट इज आल्सो नेचुरल प्रोसेस, है ना। टू डेवलप अ हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से भी डेवलपमेंट हो रही है। टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ साइंस इज सोशली एंड कल्चरली इम्बेडेड। किसी किसी का ये कल्चर होता है सिल्क से रिलेटेड, तो ये सोशल कल्चर से रिलेटेड है, इसके लिए एप्रिसिएशन है। और डी वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ साइंस कंटेंट बाय इंक्लूडिंग फन स्टोरीज। मतलब साइंस के बर्डन को रिड्यूस करना, ये कोई फन स्टोरी नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा, तो ए बी सी है, तो इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है आपका ए बी और सी, जो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर, ये वाला हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे पैडागोजी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट। अब इनमें से क्या है जो साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं करते हैं। इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, एम्फेसाइजिंग द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट, रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस। अब मुझे बताओ इसमें से क्या है। हिंदी में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये तो आता है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, मतलब उनको हैंड टू हैंड ऐसे बताना, कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो आप उसको सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हो। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। अब बताओ इसमें से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा जो साइंटिफिक हमारे एटीट्यूड को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है जो नहीं करता है, नॉट कंट्रीब्यूट। देखना ऐसे गलती होती है, यहाँ पे नॉट लिखा है, बताओ कौन सा। हम नेचर ऑफ साइंस के बारे में रीड आउट कर रहे हैं, उसका हमारे साइंटिफिक एटीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नॉट बताना है हमने, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमें कोई मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ानी है क्लास 7th को, एज पर द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे। गिव अ सेट ऑफ मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड, और हम मटेरियल का सेट देंगे, उनको बोलेंगे फाइंड आउट करो क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड, हम उनको उनका डिफरेंस बताएंगे जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ब्लैक बोर्ड पे। इनिशिएट ए डिस्कशन ऑन स्टूडेंट्स एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग मेटलिंग, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि एवरीडे एक्सपीरियंस उनका शेयर करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक सब्सटेंस के लेके उन्होंने एवरीडे लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, और डिफाइन द टर्म करेंगे सोनोरस, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से क्या करोगे। देखो लर्निंग बाय डूइंग और खुद हाथ से करना, खुद देखना, वो ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसका जो 64 होगा, इसका ऑप्शन 1 सही है कि हम बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, मेटल नॉन मेटल दे देंगे। देखो इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सा डिफ्रेंशिएशन है इसमें, तो आप 64 का 1 के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है 65। अब आपको बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिस्टमैटिक अगर एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अपर प्राइमरी स्टेज टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। क्या जो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन है हमें अपर प्राइमरी स्टेज में इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल को वेरीफाई किया जाए। एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। अगर हम ओबियस है कि नेचर ऑफ साइंस में एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ अच्छे से प्ले किए जाए तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। मोस्ट कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट बाय एन इंडक्टिव अप्रोच एट प्राइमरी लेवल। अब 65 का जो आंसर है आपका, ये जो है ना आपका, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए,
सिस्टमेटिक होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट, मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अपर प्राइमरी स्टेज को वेरीफाई करना चाहिए, मतलब जो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन है वो अपर प्राइमरी स्टेज में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो लोअर प्राइमरी है वहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो S1 इज़ द फॉल्स, बट ये चीज़ ठीक है। एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट होने चाहिए नेचर ऑफ साइंस को अंडरस्टैंड करने की। मोस्ट कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट बाय एन इंडक्टिव अप्रोच एट अपर प्राइमरी। अब एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, एक मिनट। एक होती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव होती है रूल से हम एग्जाम्पल की तरफ समझाते हैं, मतलब हम बच्चे को सबसे पहले रूल्स बताते हैं फिर उसकी एग्जाम्पल्स बताते हैं। बट इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल्स बताते हैं देन हम रूल्स की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या इंडक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए अपर प्राइमरी पे, मतलब एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले हमें एग्जाम्पल्स बताने चाहिए फिर हमें रूल की तरफ जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो S2 एंड इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। S2 S3 आर ट्रू, बट जो S1 है वो फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 इज बिफोर बिगिनिंग टू फॉर्मली टीच अ चैप्टर, हमें फोर्स पढ़ाना है क्लास 6th में। टीचर होल्ड अ डिस्कशन ऑन विच शी आस्क चिल्ड्रन टू इमेजिन व्हाट वुड दे डू इफ दे विश टू कीप अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब अब उसको फोर्स का कंसेप्ट पढ़ाना है टीचर को, तो वो बच्चों को बोलेगा कि इमेजिन करो कि आप क्या करोगे जब आप एक बॉल को रोल करना चाहते हो ग्राउंड पे एक बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे। हाउ कैन शी मोस्ट सुटेबली यूज द चिल्ड्रन रिस्पॉन्स। अब वो कैसे यूज़ करेगी चिल्ड्रन के रिस्पॉन्स को, टू इवेल्यूएट करेगी स्टूडेंट्स को, टू असेस स्टूडेंट प्री कंसेप्शन, टू डिटरमाइन द पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू बी अडेप्टेड टू टीच द कंसेप्ट, टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफाइन फोर्स। अब इसमें से क्या सही है आप बताओ मुझे। क्या हमें इवेल्यूएट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। टू असेस स्टूडेंट प्री कंसेप्शन, हमें देखना चाहिए कि स्टूडेंट के पहले की क्या कंसेप्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो तो जांचना चाहिए। टू डिटरमाइन द पैडागोजिकल स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड टू टीच द कंसेप्ट, हमें पैडागोजिकल जो भी स्ट्रेटजी है उनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम उस कंसेप्ट को पढ़ा जाएँ। ओबियस है पैडागोजी हमें की स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, हमें तभी पता चला कि हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उसको ईजिली समझ आ सकता है। टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफाइन फोर्स, हमें उनको इनेबल करना चाहिए कि ताकि वो फोर्स की डेफिनेशन बताए, ये तो जरूरी नहीं है। तो A एंड D इज द रॉन्ग आंसर, तो B और C के साथ जाएंगे जो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 66 का है 3, ठीक है। अब 64 है। अब मुझे बताओ, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एट द वन सेट ऑफ पवर्टी द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल क्या होता है? इनलार्ज होता है। एंड प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस क्या करता है? एस्ट्रोजन करता है। इन मेल्स जो टेस्टोस्टेरोन होती है प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस होती है मेल्स में, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स ही कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो किस में है ये? इनलार्ज है। फिर प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन करता है। इन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस, और पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो आप 67 में ऑप्शन 1 के साथ जाओगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको एडोलसेंस की लेसन में पढ़ाया है, ठीक है। A circuit comprising 3 identical bulbs and a switch is connected in different arrangement as given below. In which arrangement will the bulb glow? अब हमने 3 बल्ब को कनेक्ट करना है एक स्विच के साथ। अब बताना है हमें हम उनको कैसे अरेंजमेंट करें कि जो बल्ब का ग्लो है वो ज़्यादा ब्राइट लगे, मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करे, ज़्यादा लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस हो, बल्ब ज़्यादा ग्लो करें। अरेंजमेंट D-A-B-C दिया है इन्होंने। ए दिया कि ऑल द बल्ब्स को हम हर एक बल्ब को सीरीज में लगाएं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऑल बल्ब इन पैरेलल, मतलब एक बल्ब पैरेलल में लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ ऐसे लगाया, दूसरा उसके आगे लगाया है, फिर तीसरा यहाँ पे लगाया है, ठीक है, मतलब पैरेलल में। 2 बल्ब्स इन पैरेलल कनेक्टेड सीरीज विद द थर्ड वन, या फिर 2 बल्ब्स इन सीरीज कनेक्टेड पैरेलल विद द थर्ड बल्ब। अब आप क्या करोगे? देखो, जब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, तो बल्ब ज़्यादा, उसमें ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। तो जब आप बल्ब्स को पैरेलल में लगाते हो उससे क्या होता है कि आपका जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, वो करंट के फ्लो को कम मतलब रोक नहीं पाएंगे इतना। तो आप 68 में जाओगे 3 के साथ, ऑल बल्ब्स इन पैरेलल में लगाओगे तो बल्ब जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि उससे रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। अब एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम क्रोजन। असर्शन ए है। आर है एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ जिंक। अब बताओ, इसमें क्या होगा? अब ये फर्स्ट ठीक है, एनोडाइजिंग इज द मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम क्रोजन, ठीक है। बट एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ जिंक नहीं होता है,
यहाँ पे जिंक की जगह आपका आई थिंक और कोई एलिमेंट होता है, बट यहाँ पे जिंक नहीं होता। तो क्या होता है, एनोडाइजिंग में कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ, आई थिंक इसमें जिंक की जगह कौन सा एलिमेंट होता है, कोई और एलिमेंट होता है बट जिंक नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ए ठीक है, बट आर इज़ द रॉन्ग। 69 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्ट। अब फोर्थ के साथ जाएंगे, ठीक है। जिंक, जहाँ पे जिंक नहीं होता है, जिंक की जगह कौन सा एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कौन सा होता है, कोई होता है इसमें बट मुझे याद नहीं आ रहा, बट जिंक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आयरन को जो लेयरिंग की जाती है वो जिंक की नहीं की जाती है, एनोडाइजिंग में है ये। तो इसका जो ऑप्शन है 4 इज़ द राइट, ट्रू है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, सिल्वर क्यों ब्लैक हो जाते हैं अगर हम उनको फ्यू डेज के लिए बाहर रखते हैं? ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन एयर, ड्यू टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर, ड्यू टू रिएक्शन विद नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। आप 70 में जाओगे। क्या होता है कि जो आपकी सिल्वर के आर्टिकल्स है, सिल्वर की बनी जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्यों ब्लैक पड़ जाते हैं? क्योंकि रिएक्शन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की जो एयर में होती है, उसकी वजह से होता है ये। तो इसका 70 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको बताना है आइडेंटिफाई ए बी सी डी, आपको बताना है, इसमें बताना है ए बी डी और सी, ये तीनों बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। एमोनियम क्लोराइड मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन होकर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एमोनियम क्लोराइड बनता है। तो हमारे पास ये साल्ट बन रहा है, हम एसिड और बेस को मिक्स करें, इसमें और किसको मिक्स करें तो हमारे पास एमोनियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम नाइट्रेट कैसे बनेगा? HNO3 में हम क्या मिक्स करें, COD में क्या मिक्स करें तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये आपको बताना है ABCD का, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपके पास ये वाला सोडियम क्लोराइड, जब HCl प्लस NaHCO3 मिलाते हो तो आपके पास बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो आपका C में HCl कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट NaHCO3 यहाँ है D में, बट ये नहीं है, ठीक है। तो आप जाओगे इसमें 71 में 1 के साथ, ठीक है। और इसमें HCl में जब आप NH4OH डालोगे आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे HNO3 के साथ NaO की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो आप ऑप्शन 1 के साथ जाओगे 71 में, ठीक है। अब 72 है, स्टेप 1 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फ्यू स्पून ऑफ शुगर आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस to prepare a concentrated sugar syrup. The sugar syrup is heated on low flame till it caramelize. अब शुगर सिरप को हम हीट करेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि वो कैरमलाइज नहीं हो जाता। अब बताना है आपको, वो स्टेप 1 है, स्टेप 2 और केमिकल चेंज, स्टेप 1 फिजिकल है। इसमें आपको बताना है कौन सी मतलब फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप शुगर डाल रहे हो डिजॉल्व कर पानी में और आपका शुगर सिरप बन रहा है तो उसमें आपका कोई भी नया नहीं बन रहा है, पानी और वही है, कोई नई चीज़ बन रही है नहीं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट जब शुगर सिरप को आप हीट करते हो लो फ्लेम पे और जो वो कैरमलाइज होता है तो उसका कलर ही चेंज होता है, उसकी शेप वगैरह मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, उसमें रिएक्शन होती है, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो आपका जो तो इसमें आप जाओगे स्टेप 1 इज अ फिजिकल चेंज, स्टेप 2 इज अ केमिकल चेंज, ऑप्शन 2, 72 का ऑप्शन 2 है। फिर है 73, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज, कोई आयन है उसमें एलिमेंट के 2 पॉजिटिव चार्ज है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27। तो ये एक निकालने वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये तो मास नंबर है एटम का 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? अब आयन में बताना है जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, कोई समझ लो आप, ठीक है। अब इसने बोला है मास नंबर कितना, मास नंबर है 27। मास नंबर होता है आपके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक मास उसने 27 दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने कितने दिए हैं 14। तो यहाँ से हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं। 27 इज द मास नंबर, एटॉमिक मास बोलते हैं, वो ऑलरेडी इसने दिया है। तो एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इसको छोड़ो, ठीक है। एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं, या मास एटॉमिक मास बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दिया हुआ है उन्होंने 27, न्यूट्रॉन भी उन्होंने दिया है 14, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, 27 माइनस 14
दिख रहा है ना आपको। तो कितना होता है 14 और 3 17, यहाँ पे आ गया 13, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे 2+ आयन है। 2+ आयन का मतलब उसने दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने दो जो इलेक्ट्रॉन है किसी को डोनेट किया है। मतलब 13 में से जब 2 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है 4। आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, समझ आया हो। अब ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू 3 मीडिया। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से इन 3 मीडियम में जा रही है विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है। रेफर टू अ टेबल गिवन फ्लो द एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको बताना है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू क्या है। एयर टू मीडियम ए में क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जो एक्स है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बता रहे हैं कि वाई में क्या, वाई चेंज हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू है। चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जहाँ पे जेड है जो भी है तो नो चेंज है। मतलब आपको यहाँ पे करना है कि अगर आपकी एयर टू मीडियम ए जा रही है ना, तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो कोई किसी भी मीडियम में जाती है तो नो चेंज होती है। वाई और डब्ल्यू की जगह आपका आएगा नो चेंज। अब मुझे बताओ रिमेन्स अनचेंज, वाई में यहाँ पे इंक्रीज है, रिमेन्स अनचेंज, डब्ल्यू में यहाँ पे रिमेन अनचेंज है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 74। तो देखो यहीं से आपको पता चल जाता है। अब बस आपको ये दो फाइंड आउट कर लिया, बाकियों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता है फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो वो चाहे एयर से मीडियम ए में जाए, एयर से मीडियम बी में जाए, एयर से मीडियम सी में जाए, कहीं भी जाए, बट नो चेंज है। यहाँ पे नो चेंज मतलब रिमेन अनचेंज्ड। तो वाई रिमेन अनचेंज, डब्ल्यू रिमेन अनचेंज, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं है। वाई यहाँ पे सभी में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट डब्ल्यू यहाँ पे भी रिमेन अनचेंज है, रिमेन। तो हम लोग ये देखेंगे क्योंकि हमें वाई और डब्ल्यू देखना है, वो रिमेन अनचेंज है इस ऑप्शन में है, तो हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, एयर टू मीडियम ए जाएंगे तो एक्स, वो मतलब इसको देख के ही आप पूरा क्वेश्चन निकाल सकते हो, पूरा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन द ए हॉरिजन एंड बी हॉरिजन इज एडवांटेजेस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सी हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस विच मेक्स सॉफ्ट सॉइल सॉफ्ट। ये आपका सॉइल का, ठीक है, जो पीछे ये हमने यूनिट नहीं पढ़ा है, जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है ये उसमें है, तो आप इसमें देख लो। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर 2। सिर्फ इसमें ए वाला ट्रू है, बी वाला फॉल्स है। जो ग्रोथ और ब्रांचिंग होती है रूट्स में इन द ए हॉरिजन और बी हॉरिजन, जो लेयरिंग होती है ना सॉइल की उन्हीं को ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन नाम दिया है। ठीक है, तो ये इसका जो ए वाला है वो सही है, बी वाला गलत है। तो जब अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो सॉइल का हम इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो आप इसमें देख लो कि अगर ग्रोथ और ब्रांचिंग हो रही है रूट्स की ए हॉरिजन और बी हॉरिजन में, वो एडवांटेजेस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वो क्या काम आती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में काम आती है। बट सी हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस विच मेक सॉइल सॉफ्ट, ये बिल्कुल गलत है। सी हॉरिजन जो होता है वो रिच नहीं होता ह्यूमस में, जो सॉइल को सॉफ्ट और पोरस बनाता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 76 इज यू आर प्रोवाइडेड विद चाइना रोज इंडिकेटर। आपको चाइना रोज इंडिकेटर दिया है। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब you add 2 drops of solution A and observe no change in color of the solution. In the second test tube you add 2 drops of solution B. अब आपको A B C और फाइंड आउट करना है चाइना रोज इंडिकेटर, ये मैंने आपको कराया हुआ है। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब you add 2 drops of solution C and get magenta color. अब मुझे बताओ A B C आपका क्या होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया हुआ है, तो आप मुझे बताओ। देखो जब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, अगर आप 2 ड्रॉप सोल्यूशन डाले का और कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो अब ये दोनों कट हो गए। अब आप इसमें जाओ, अब आपको देखना इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन बी एंड गेट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कब आता है, जब आपका सोल्यूशन बेसिक होता है। चाइना रोज में आप इसमें देखते हो ना, चाइना रोज में तो किस में है, इसमें बेसिक है, इसमें एसिडिक है, इसका मतलब ऑप्शन 4 के साथ जाओगे। ठीक है, इसका 4th आंसर है। 76 है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमें देखो वर्क वगैरह लेसन पढ़ना पड़ेगा, सॉइल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलो 30 में से 30 आने ही आने चाहिए क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है,
हाँ, आप 25 प्लस ला सकते हो। अब हर क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बचेगा, टाइम बच जाएगा, अभी बहुत टाइम है, हम करेंगे आराम से। जब अगर आप PYQ भी लगाओगे ना, तो भी आपके इसमें से बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको वो लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 1-2 क्वेश्चन ये आ गया, अभी आपको पता नहीं, अब इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर है। नेक्स्ट स्टेप करोगे, सेम इससे रिलेटेड इधर उधर किया होगा, वो आएगा, आप उसका आंसर कर पाओगे। ऐसे करके आप लेसन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PYQ लगाओगे तो भी आपका वो लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अभी मिक्स सॉइल का नहीं पता था, आपको पता चल गया। अब इसमें बताओ आप, एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इवन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। क्या ऑब्जेक्ट में जीरो वर्क होता है अगर, जबकि हम उसमें जो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं वो नॉन जीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है, ये दोनों स्टेटमेंटें सही हैं। जब ऑब्जेक्ट में कैन हैव नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम होता है, लेकिन उसमें जीरो मोमेंटम होता है अगर नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी है, और वो जीरो वर्क करता है इवन कि अगर फोर्स भी उसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, तो भी उसमें जो ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क करेगा, ठीक है। तो इनकी इसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन। अब ये बताओ आप, टू आइडेंटिकल मेटल कंटेनर, हमें 2 आइडेंटिकल मेटल कंटेनर लेने हैं। कंटेनर पेंटेड ब्लैक एंड कंटेनर बी इज पेंटेड वाइट। अब एक कंटेनर को हमने ब्लैक पेंट करना है और एक को वाइट करना है। अब बताओ, बोथ द कंटेनर्स आर केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। हमने स्टेप 1 में क्या करना है, दोनों को डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है और कुछ हावर्स के बाद उनको उठा के हमने शेडो वाली, मतलब जहाँ पे थोड़ी छाया है वहाँ पे रख देना। अब आप क्या नोटिस करोगे, container B will gain as well as lose heat faster than container A. Container A will gain heat faster than container B, whereas container B will lose heat faster than container B will gain heat faster than container A, whereas container A will lose heat faster than container B. Container A will gain as well as lose heat faster than container B. अब एक चीज़ याद रखना, जो ब्लैक कलर होता है वो बड़ी ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ा है, कुकर पढ़ा है, उसमें ब्लैक कलर का किया होता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व हो और जल्दी से जल्दी हमारा खाना शाना जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो परफॉर्म हो, ठीक है। तो इसमें किसी में भी देखो क्या होगा, कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लूज हीट फास्टर देन कंटेनर भी होगा, क्योंकि ए जो होगा वो जितनी जल्दी मतलब हीट को गेन करेगा उतनी जल्दी लूज करेगा। तो इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वाई इज इट डिफिकल्ट टू कट विद द ब्लंट नाइफ एज कम्पेयर टू अ शार्प वन। ये ऑलरेडी मैंने प्रेशर वाले यूनिट में इतना अच्छे से पढ़ाया ना, इसको मेरे को डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या होता है शार्प वन, जो मतलब हम अगर क्यों डिफ़िकल्टी आती है अगर हम ब्लंट नाइफ से काटते हैं, जबकि शार्प नाइफ से बड़ी जल्दी से हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है ना, ब्लंट नाइफ का। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, 79 का ऑप्शन 4 होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लंट नाइफ है वो इतना अच्छे से नहीं काट पाता जितना कि शार्प नाइफ काट पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें से क्या यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो एक मेटल ही होता है उसके अराउंड हमने कॉइल को रैप किया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होती है, ठीक है। यूजिंग एन एल्यूमिनियम कोर हम क्या यूज़ करें कि जो स्ट्रेंथ हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो इंक्रीज हो। इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यूजिंग अ प्लास्टिक कोर बिल्कुल नहीं होगा। एल्यूमिनियम कोर का भी बिल्कुल कोई वो नहीं है। इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स से इंक्रीज होता तो भी अच्छा होता, मतलब बट यहाँ पे डिक्रीज लिखा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को भी हम इंक्रीज करते हैं उससे भी स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस में इसमें से क्या नहीं आता, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें नहीं होता है, ठीक है, एक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब आप मुझे इनमें से बताओ कि कौन सा होता है जिसमें जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है परफॉर्म नहीं होता है। जो आपका है ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में आपका रेक्टम वाला जो होगा लार्ज इंटेस्टाइन वाला होगा, और ओसोफेगस जो होती है उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स, बिल्कुल सही है। टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, बिल्कुल सही है। स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स, ये बिल्कुल गलत है। तो ए और बी आपका सही होगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब 83 है, द रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड बताना। डब्ल्यू द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पोलर ग्रेन, कौन प्रोड्यूस करता है। द पार्ट वेयर द फीमेल जेमेटी प्रोड्यूस, कौन सा करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, बड़ा अच्छे से इसमें पढ़ाया था मैंने। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पोलन ग्रेन जर्मिनेट और द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट को कौन करेगा, उसकी पेटल्स करेंगे। अब पेटल्स यहाँ पे है, 2 में है ना, फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है। अब द पार्ट विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन
वो होता है एंथर, स्टेमन नहीं होता, वो एंथर होता है। तो ऑप्शन 4, 83 का ऑप्शन जो 4 है दैट इज द राइट आंसर। 85 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। अब सीवेज ट्रीटमेंट है इज इसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ। सीवेज इज अ सॉलिड वेस्ट विच कॉजेस वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। बताओ अब 84 का। अब 84 का राइट आंसर है आपकी ए, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ये है, बट सीवेज इज नॉट अ सॉलिड वेस्ट एंड विच कॉजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ए इज राइट बट ट्रू, आर इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 85 स्पिरेकल्स एंड स्टोमाटा आर पोर्स थ्रू विच इंसेक्ट एंड लीव्स एक्सचेंज गैसेस। बिल्कुल, स्पिरेकल्स इंसेक्ट में होते हैं और स्टोमाटा आपका लीव्स में होता है जो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं। स्पिरेकल्स इज एन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर्स एज कम्पेयर टू स्टोमाटा इन लीफ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, स्टोमाटा ज़्यादा होते हैं लीफ में। तो बी इज द राइट, रॉन्ग, ए इज ट्रू। वो स्टोमाटा एंड स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स एंड इंसेक्ट्स बॉडी रिस्पेक्टिवली। ये भी गलत है आपका, तो इसका सिर्फ ए वाला सही है, ए इज ट्रू, बाकी बी और सी दोनों रॉन्ग है। ठीक है, स्टोमाटा लीव्स में होता है, स्पिरेकल्स आपके इंसेक्ट्स में होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यही है ना। हाँ, 85 के बाद 86 पे चलेंगे। अब आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स। डैश पुशेस द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। कौन करता है? आपका राइट वेंट्रिकल। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड पल्मोनरी बीन्स रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ब्लड फ्लोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट यूरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपका ऑप्शन 4 में है, तो यहाँ से आप इसको कर देना 86 का ऑप्शन 4। अब 87 है, हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज विच इन टर्न बिकम्स लॉ। बिल्कुल नहीं, हाइपोथेसिस से थ्योरी या थ्योरी से लॉ नहीं बनता है। साइंटिफिक लॉ सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट। क्या ये आपका जो है एब्सोल्यूट है? आप बताओ। ये दोनों स्टेटमेंट है फॉल्स है, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैक्टस इज अ डिजर्ट प्लांट, बिल्कुल सही है। A1 क्या है? अब आपको यहाँ पे राइट रॉन्ग नहीं बताना, इसमें आपको बताना है ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जो आप अपनी आंखों से देखते हो, अपनी सेंसेस से करते हो। इन्फेरेंस होता है आपका ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो आपका कंक्लूजन होता है। कैक्टस आपको दिख रहा है डिजर्ट प्लांट है, बिल्कुल दिखता है आपको। ए डिजर्ट प्लांट हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज। आप उसमें देख पाते हो कि उसमें स्मॉल साइज छोटे छोटे पत्ते होते हैं। स्मॉल साइज लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। अब जो स्मॉल साइज लीव होते हैं उसके अंदर आप देख पाते हो कि वो रिडक्शन करते हैं कि ताकि उसमें से पानी लॉस नहीं हो गर्मियों में, मतलब क्योंकि वो रेगिस्तान में होता है तो वो पानी को सेव करके रखता है। तो ऐसा होता है, ये आपको दिखता नहीं बट ये आपको दिखता है। जिससे जो A1 और A2 है वो ऑब्जर्वेशन है और ये आपका इन्फेरेंस है। तो आप जाओगे 88 में ऑप्शन नंबर 1 के साथ। 89 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ टेस्टेबल क्वेश्चन। इसमें से कौन सा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है? What does an earthworm eat? What is the effect of cigarette smoke on lungs? How does flu affect human immune system? When will fossil fuel run out? अब टेस्टेबल है कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो जिसका आपको पता चल सके। अब ये चीज़ आप सब कुछ नोटिस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अर्थवर्म क्या खाता है, इफेक्ट क्या है इसका, फ्लू कैसे वो होगा इम्यून सिस्टम में इफेक्ट करता है, बट फॉसिल फ्यूल कब खत्म होंगे ये आप बता सकते हो? नहीं। तो इसका 89 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ए टीचर, आपको ये पूरा पढ़ना है, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सारा आपको पढ़ के खुद से करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ी हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है। आपको इसमें देखना है इन्फेरेंस है, क्लासिफिकेशन है, मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, ऑलरेडी मतलब ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसका आंसर है आपका 4। कैसे आया ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर्स जो हमने 2016 के 7 और 8 फेब की शिफ्ट में जो 2 पेपर हुए थे मैंने दोनों सॉल्व करा दिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पक्का बताना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कल हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 2025 में हुए नहीं था, अब 2024 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई क्यूरी होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ देना। ओके, फिर बाय बाय।